नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम लोकसभा में पेश किए गए वक्फ बोर्ड बिल पर बात करते हैं, जिसमें जो मंत्री जी हैं भारत सरकार के, उन्होंने बिल पेश किया और शुरुआत में जो उन्होंने कहा उसमें ये बात सबसे मार्केबल है कि वक्फ बिल पास हो जाने के बाद और कानून बन जाने के बाद मुसलमानों का इससे बहुत भला होगा। बहुत सारे मुसलमान उनके घर आ रहे हैं, उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। वो तमाम चीज़ें उन्होंने कसीदे काटते हुए बहुत सारी बातें बिल पेश करने के समय कहीं, और तमाम जो बातें कहीं उसके साथ साथ जो विपक्षी दल हैं उन पर झूठ समझने का, झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। लेकिन बाद में जब इस बात का विरोध हुआ तो झूठ शब्द को वापस ले लिया और कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप गुमराह हो रहे हैं, आप ये है वो है, इस तरह के आरोप लगाते रहे। लेकिन किरण रिजिजू के जवाब को कांग्रेस सरकार के जो उन्हीं के असम के जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बाकायदे जवाब दिए और कहा कि आप ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं ये सब गलत हैं। चूँकि पहले भी वक्फ बोर्ड बिल था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं जिनको आप छिपाने की कोशिश कर रहे हो और आपकी नज़र वक्फ की संपत्तियों के ऊपर है। सीधा सीधा हमला और आरोप मान करके चलिए इस बात को। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बिल पर काफ़ी चर्चा की, काफ़ी बोले और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। उनके मैं कुछ वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं कांग्रेस पार्टी के भी कुछ वक्तव्य हैं, उन्हें भी आपके सामने लाऊंगा और किरण रिजिजू ने जो बात कही थी वो भी मैं आपके सामने ला के रखता हूं। और ये तीनों पैरेलल फिर आप सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वक्फ बिल के बारे में कौन क्या क्या सोचता है। तो अब हम चलते हैं वक्फ बिल के ऊपर जब प्रश्न जो बिल पेश किया गया संसद में, उस पर किरण रिजिजू क्या कहते हैं। हाँ, एक बार मैं अपील करूंगा आपसे, ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये वक्फ के ऊपर है और लोकसभा में अभी भी बहस चल रही है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे मैं आपको सूचना दे दूं कि लोकसभा में बहस रात्रि 9 बजे तक चलेगी। ये बात भी क्लियर हो गई है। तमाम लोग बोल रहे हैं इसमें और अभी हम सबको समेटने की कोशिश भी कर रहे हैं जितना अब तक जो कुछ भी हुआ है लोकसभा में। बाकी फिर हम आगे के वीडियो में आपको बहुत सारी और चीज़ों की परतें खोलेंगे। तब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है तो हमारा गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। आपने देखा कितने जोर शोर से किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं बिल पेश करते समय बड़े जोश में बातें कर रहे थे और इसका श्रेय पूरा का पूरा मुसलमानों को दे रहे थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कहीं से होकर के उनकी जो ये कही हुई बातें हैं उससे मुस्लिम समाज है उसको कोई लाभ होने वाला है, क्योंकि पूरी पार्टी की, पूरी सरकार की बस एक ही चीज़ पर नज़र है और वो है वक्फ की संपत्तियाँ। उन्होंने साफ कहा कि पूरे विदेश में नहीं, मतलब देश ही नहीं, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर वक्फ की संपत्तियाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ ये भी उन्होंने कहा कि
हम जो है ये जो चीज़ें ला रहे हैं वो सब जो 64 साल से नहीं हुई थी कांग्रेस के ज़माने में, उसकी उन चीज़ों को हटाने के लिए समाज को की भलाई के लिए हम ये सारी चीज़ें ला रहे हैं। हालांकि उनका ये भी तर्क था कि यदि वक़्त की संपत्तियों से कोई मामला बनता है तो फिर ये आज मुसलमान गरीब क्यों हैं, ऐसा उनका अपना सोचना है। मेरी जहाँ तक समझ में आया है वो यही है कि मुसलमानों की गरीबी दूर करने के नाम पर ये सारा खेल रचा जा रहा है जिसे संसद में लाया गया है। खैर आगे और सुनाता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें। डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए, आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को। आपने देखा उन्होंने वो फर्जी संगठनों की बात तो कह दी कि कितने लोग मेरे घर पे आ रहे हैं इस बिल के लिए को जल्दी से जल्दी पास करिए। उन्होंने वो वाली बात नहीं कही। जब ये बिल पटल पर लाने की उस दिन चर्चा चली थी तो बगल में जो दिल्ली का एक कोई चौराहा है वहाँ पर जो प्रदर्शन होते हैं वहाँ पर पूरी ऑल इंडिया का जो मुस्लिम बोर्ड के जो सारे जो पदाधिकारी हैं वो विरोध कर रहे थे और तमाम सारी पार्टियां उसमें शिरकत कर रही थी। तब वो चीज़ वो दिखाई नहीं दी कि हमारा विरोध भी हो रहा है, लेकिन उनको ये बात ज़रूर उन्होंने नोट करा दी कि मेरे घर पे बहुत सारे लोग तमाम मुसलमान आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गरीब मुसलमान जो आपसे बात कर रहे हैं रिजिजू साहब, उन्होंने ये बिल कब पढ़ लिया? उन्हें अंग्रेजी आती है क्या? इतना जल्दी कैसे समझ गए कि बिल बहुत अच्छा है और उनके फ़ायदे का है? तो ये सारी चीज़ें रिजिजू साहब पूरा बहला रहे हैं संसद में बैठ करके सब लोगों को। और आगे देखते हैं हम कांग्रेस के प्रवक्ता को देखेंगे। सरकार 24 में आई, कांग्रेस प्रवक्ता 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी मंत्र जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था, जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास, हमने देखे। जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई सब में वापसी पोर्टल को लेकर और विचार विमर्श हुआ था, लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये वाजे भी नहीं समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? कहां से आया? नागपुर से। सर ये नागपुर से आया बिल। क्या? और अब हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का लोकसभा में दिया गया भाषण आपके सामने रखते हैं, उसे देखें और पूरा वीडियो आप देखेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। और चूंकि वीडियो लंबा है और ये मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी रील के रूप में मैं इस बिल के बारे में नहीं कह सकता जब तक नेता की पूरी भावनाएं नहीं आ जाएंगी, पार्टियों की भावनाएं नहीं आ जाएंगी, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगी। खैर अब देखिए अखिलेश यादव जी को। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं।
और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके, ध्रुवी कर करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बार बार इसी तरह के बिल लाती है और देश में, प्रदेश में इसी तरह की चर्चा को छेड़ते हैं। हमने, आपने, पूरे देश ने देखा है संभल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स क्या कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो अधिकारी गणों का रोल क्या था? पुलिस खुद वोट डाल रही थी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कोई सोच सकता है कि एक IAS अधिकारी पे ये आरोप लगे कि आपके बैठे हुए कुछ पैसे का लेन देन हुआ है, करप्शन के चार्जेस लगे। 50 करोड़ रुपए हमने, आपने टीवी में, विजुअल में, खबरों में देखे हैं। और उत्तराखंड में भी पैसे पकड़े गए। गंगा सफाई नहीं हुई, यमुना साफ नहीं हुई, मेडिकल कॉलेजेस की हालत क्या है? इन सब नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती है, बिल लाती है। नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल है। नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल है। JDU, LJP और TDP से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे इस बिल का? और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है।
आगे से दिखावा कुछ और है। ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी वो आज भी पूरी नहीं है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में, वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। आपने देखा अखिलेश यादव ने पूरी परतें खोल के रख दी और साफ तौर पर कह दिया कि समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ है, वोट देगी, वोटिंग हुई तो वोट जरूर देगी और इस बिल को किसी भी सूरत में पास नहीं होने देगी। खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मैं एक अपील फिर करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वालों से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।